गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन ज़फ़र हूँ और मेरे साथ बहुत काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। सर बहुत वेलकम शुक्रिया टू जी। द शो। थैंक यू वेरी और मच। लाइक ऑलवेज डॉक्स टॉक पॉलिटिक्स डॉक्टर हसनैन जावेद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। Thank you very much. So I have two distinguished learned doctors with me, जो कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। मैं बिल्कुल एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। मेरे साथ आप किताब देख रहे हैं, जिना सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। ये डॉक्टर साहब की किताब है जिस पे बहुत डिबेट हो चुकी है। जब ये किताब पब्लिश हुई तो मुझे याद है डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इस मुल्क में कोई इस किताब का रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं था। वो इसलिए तैयार नहीं था कि इसमें जो जिना साहब की पिक्चर डॉक्टर साहब ने पेश की है वो एक सुपर ह्यूमन से आगे है। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ थिंकर, एज अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन जो अपनी सियासी चालें समझते थे, जो उस वक्त की सियासत को समझते थे, और उनकी सबसे बड़ी सक्सेस आज पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने है। उस पर किसी को कुछ प्रूव करने की और कुछ डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पे ये भी बातें होती रही हैं कि ये ऐसा एक घुटनज़दा मुल्क है जहाँ पे खुल के बात नहीं हो सकती किसी चीज़ के बारे में। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो कि अपने आप को इस मुल्क के लिबरल्स और अपने आप को इस मुल्क की इंटेलेक्चुअल एलीट बताते हैं, और वो इन बातों को जिस अंदाज में पेश करते हैं वो भी आपके सामने है। हमारे बारे में जो आपके ख्यालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो हम उन्हीं ख्यालात के ज़रिए आज डॉक्टर साहब से इन मामलात पे बात करेंगे जिनको इस मुल्क में अनस्पीकेबल का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये है बुनियादी सूरत हाल इस मुल्क में। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया गया और यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ की जो पावर सेंटर्स हैं वो खोल के बात नहीं करने देते। हमने वो मिशेल फुको की एक आर्टिकल है डिस्कोर्स पे, उसने एक लाइन लिखी थी। वो लाइन में इस वक्त एक्यूरेटली मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन उसका क्रक्स ये था कि दुनिया में कभी भी कहीं भी ऐसी कभी भी कोई मुमलिकत और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रही जहां पे हर आदमी को हर बात करने की इजाजत हो। ऐसा तो कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ठीक है। इतनी बेलगाम आज़ादी का कोई कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी हम जानते हैं कि वहाँ पे नो गो एरियाज हैं, वहाँ पे आपको पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है, अपनी जुबान को बंद रखना पड़ता है। दुरुस्त है। तो ये पॉलिटिकल करेक्टनेस तो एक दुनिया भर की एक ज़रूरत है। देर आर जैसे अब बहुत सारे वो नई चीज़ें भी आ गई हैं। वो LGBT की बात है कि आप बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, किसी के ऊपर ऐसे तबसरा नहीं कर सकते। तो नो गो एरियाज हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस मुल्क में जिन चीज़ों के बारे में ट्रेडिशनली बात नहीं की गई, जी, कता नज़र इसके कि वो किसने नहीं करने दी गई और वो क्यों नहीं हुई, उससे इस मुल्क की सियासत को क्या नुकसान पहुंचा है? देखिए, जहाँ पे आप एक ओपन डिबेट नहीं रखेंगे और लोगों को एक डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, तो वहाँ पे आप एक डेमोक्रेटिक कल्चर कभी कायम नहीं कर सकते। तो ये जो इस किस्म की एक ऑर्थोडॉक्सी बना दी गई ना कि यही बातें हो सकती हैं, इससे हट के अगर आप बात करेंगे तो आप कम पेट्रियाटिक हैं, बल्कि आप अनपेट्रियाटिक हैं। इससे नुकसान ये हुआ है कि जो मसाइल इस 75 साल में उभरे उन पे कभी बहस नहीं हो सकी। लेकिन ये भी मैं कहता जाऊं, पाकिस्तान को आप एक टोटल डिक्टेटरशिप कभी भी नहीं बनी। यहाँ पे डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हमेशा रहे हैं और उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश किया है। इवन ड्यूरिंग मार्शल लॉ रेजिम्स, इवन ड्यूरिंग मार्शल लॉ रेजिम्स, मैं तो आई एम विटनेस टू एटलीस्ट द मार्शल लॉ ऑफ अयूब खान, और उनके खिलाफ जो फातिमा जिन्ना के हक में जो लोग आए थे और जो जुलूस निकलते थे, तकरीरें होती थी,
वो सारी पब्लिक में होती थी। पाकिस्तान इज नॉट comparable टू ईरान और एनी टोटल डिक्टेटरशिप लाइक, अब तो खैर सऊदी अरेबिया ओपन हो रहा है। यहाँ पे मिजाज लोगों का, यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल है, यहाँ की लीडरशिप लॉयर्स की थी, चाहे वो कांग्रेस के हों या मुस्लिम लीग के हों, तो बहस हमेशा होती रही है। लेकिन जाहिर है जब डिक्टेटरशिप्स आई तो उसमें फिर इस आज़ादी पे बहुत बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई और लोगों को तशद्दुद के ज़रिए चुप भी कराया गया। वो भी उसका है, लेकिन टोटल टोटलिटेरियनिज्म पाकिस्तान में कभी नहीं आ सकी। और आज भी जो हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो मैंने पाकिस्तान में आके देखा है, लोग हर महफिल में, हर जगह पे जो पाकिस्तान में हो रहा है और जो वो समझते हैं जिन कुव्वतों की वजह से ये हो रहा है, उस पर ओपन बातें हो रही हैं जी। तो ये है पाकिस्तान का माहौल। लेकिन जनरली पाकिस्तान एक नाकाम जमहूरियत रहा है। इन्होंने कभी इजाज़त नहीं दी कि हुकूमत और ऑपोजिशन अपने रोल्स को प्रॉपरली समझे। उसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस नहीं बन सकी। देखिए ना, जब इंस्टीट्यूशंस आपकी मजबूत नहीं होंगी तो उनकी अथॉरिटी भी कम होती जाती है, और यही हुआ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान स्टिल आई थिंक इट्स वर्थ मेकिंग एन एफर्ट टू टर्न द कॉर्नर। राइट। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछूंगा, फिर डॉक्टर साहब आप डॉक्टर इश्तियाक से अपना अभी इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाकाम रही है। आप अपने प्रोग्राम्स में, अपनी टॉक्स में कन्विंसिंगली ये बताते रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत एक नाकाम तजर्बा रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि आप ये इतने कन्विंस्ड क्यों हैं, और अब डॉक्टर साहब ने भी ये बात करके उस बात को एंडोर्स कर दिया है। देखें, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को, जब मैंने इन किताब के थ्रू, एक किताब नहीं सारी किताबों के थ्रू एक पिक्चर देखी और उनको जिस तरीके से इनकी शख्सियत को क्राफ्ट देखा जाए, तो इन्होंने कायदे आज़म की शख्सियत को भी बड़े अच्छे से एनालाइज किया। मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपने कहा ना जमहूरी सोच, मैंने कहा यहाँ जमहूरियत ना पनपी है, ना बढ़ेगी, ना हो सकती है। और फाइनल इसका जो सोल्यूशन है, आप पाकिस्तान को, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, कि ये, क्योंकि इसको लख्त देखता, मैं तो देखता हूँ, इसका बलूचिस्तान भी टूटता नज़र आता है, मुझे इसका KPK भी टूटता नज़र आता है, मुझे इसके पंजाब के भी हिस्से नज़र आते हैं। खुदा न खास्ता मेरी ज़ुबान में वो जो मुहावरा कहते हैं, तो मैंने गॉड फॉरवर्ड बोल दिया, लेकिन मेरे गॉड फॉरवर्ड बोलने से मेरे आइडियाज़ के, मेरे एनालिसिस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक कैलकुलेटेड एनालिसिस है, जो गैलीलियो वाली बात है ना। मैंने ये कहा कि जो जमहूरियत है वो नालायक थी, हमेशा से नालायक थी, वो अपना व्यू पॉइंट लेके आ नहीं सकी। चुनाचे ये शुरू से ही, मतलब कायदे आज़म के बाद, क्योंकि अब आप कायदे आज़म की शख्सियत को देखें तो इन्होंने एक लफ्ज़ लिखा कि एक इंसान के अंदर फेल्योर भी हो सकते हैं और सक्सेस भी हो सकते हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट इन्होंने दिया है डॉक्टर साहब ने, वो कायदे आज़म को एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का दिया है। लेकिन हम जो है वो कायदे आज़म को उताद लेना चाहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगाना चाहते हैं। हमारा मसला ये है कि हम जो है वो पीर जमात अली शाह साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे तस्बीह और कुरान मजीद इनको देते हुए देखा कि ये जो हैं वो गौसियत वक्त हैं या गौस वक्त हैं, और इससे कम उताद, कुतब, अब्दाल, ये टर्म्स हैं जो तसव्वुफ में इस्तेमाल होती हैं, तो किसी सूरत वो वलीउल्लाह से कम इनको साबित नहीं कर देना चाहते। वो ये भूल जाते हैं कि कायदे आज़म जो है वो आपके लिए एक बहुत, यानी माउंट बेटन के साथ जो है वो गुफ्तगू करने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता था। इसी तरीके से हम इस वक्त ये भी पेश नहीं करना चाहते कि इलामा इकबाल की 2 नेशन थ्योरी थी क्या, और 2 नेशन थ्योरी क्या यही 2 नेशन थ्योरी के बाद का पाकिस्तान। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको लफ्ज़ अर्ज़ की थी कि ये ताज बरतानिया अब तक 2 हिस्सों के अंदर है, और इसके अंदर जो ताज बरतानिया, एक हिस्सा उन्होंने इंडिया में काट दिया, एक हिस्सा हमें ये काट दिया, और डिमार्केशन तो हुई नहीं थी। जो वेस्ट पाकिस्तान हमें दिया गया था उसका तो हमारे से लेना देना ही कोई नहीं था।
अगर मुस्लिम स्टेट के तौर पे बनाना था तो उसको अलग करते, पाकिस्तान का हिस्सा वो कैसे बन सकता था। बहरहाल आपने किसी भी तौर बना दिया, लेकिन जितना खित्ता कायद-ए-आज़म ने लिया वो उनकी बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन हमें ज़रूरी तो नहीं है कि हमने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगा के रहना है। अब उस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या होगा? क्या पाकिस्तान जो है वो हमें 27वें रमज़ान को मिलेगा? तो मौलवियों को ये कबूल नहीं है कि नूरजहां 27 को मरेगी या उसका इंतकाल होगा तो वो जन्नत में इनको नज़र नहीं आती, क्योंकि वो नूरजहां है। हाँ, उसके किरदार की वजह से इनको 27, वो कहते हैं 27 रमज़ान को जो मरता है तो जन्नत में होता है। तो अगर उनको नूरजहां जन्नत में नहीं, उनको नूरजहां जन्नत में उनको नजर नहीं आती। तो दुनिया भर में हजारों लोग मरते होंगे। अगर मर जाए तो उनको जन्नत में डायरेक्ट नजर आता है। सब्जेक्ट ये कि हम दुनिया नहीं गुजारते, हम प्रेजेंट में जिंदा नहीं है। हम या तो बहुत पास्ट में, या हम क्राइसिस के अंदर से नहीं निकल रहे, या हम जो है वो बहुत फ्यूचर में देख रहे हैं और हमें प्रेजेंट का पता ही नहीं है कि हम किस लिए बने थे। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान अनरेस्ट में रहेगा, इसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, ना होगी। इसको यूएसएसआर को तोड़ने के लिए रखा गया। इसको पूरी तौर पे समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से मामलात करते हैं। मैंने कहा था कि फ़ौजी दौर को जब मैं एक इकोनॉमी के तौर पर देखता हूँ, इकोनॉमिक लेंस के तौर पर, तो आप 7 to 8 GDP रहता है। आपकी जो है पूरी दुनिया फ़ौज की सुनती है, क्योंकि यहाँ पर ताज बरतानिया का फ़ौजी ही काम करता था। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि आप जनरल याहिया से लेकर उससे पहले अयूब खान को देख लें तो इस्लामाबाद बना था फोर्ड सिटी, यानी बड़ी गाड़ियों के लिए बनाया गया था। उस कैनेडी की बेगम साहिबा 2 दफ़ा अयूब खान से मिलने आया करती थी, तो वो कोई उनको बहन भाई का रिश्ता तो नहीं था ना। सो दे वर गुड फ्रेंड्स, बडीज, जो भी थे बडीज थे। तो उस टाइम पे पीआईए के अंदर जब सर्व भी होती थी तो उस वक्त पीआईए ऊपर था। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से चलते हैं तो हर जहाज टूट जाता है। क्या प्रॉब्लम है, फट जाता है, क्या मसला है? तो ये मजहब की बुनियाद पर बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कह करके तमाम हाजी साहिबान ब्रांड थ्रोट पे बेईमानी भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, एथिक्स भी नहीं है, मोरालिटीज नहीं है। तो आपकी जमहूरियत के अंदर जो एलिटिस्ट स्टेट बनी थी वो तमाम फ्यूडल्स, खाली फ्यूडल्स की नहीं। प्रॉब्लम ये हुआ कि जितने फ्यूडल्स अब भी आप देखेंगे वो उनके अंदर बुर्दबारी, थोड़ा सा लेन देन, हारियों और मज़ारों के घर में अभी भी वो दाने शाने भेज देते हैं। लेकिन जो नई पौध पैदा हुई, जिसको आप नए अमीर कह सकते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई और रियल एस्टेट की तरफ आ गए। तो वो जो कैंची में रहने वाले गंदे किस्म के जो यानी जिन्होंने तालीम के इर्द गिर्द भी नहीं गुजरे थे, उन लोगों ने आकर क्या किया कि उन्होंने हर चीज़ को वही एक बुत बना दिया। अब उसके अंदर क्रिटिसिज्म की जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर इसी तरीके से करना था तो मॉडल चाइना का क्यों नहीं ले रहे? आप शी जिनपिंग के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, आप माओ ज़ेडुंग के बारे में नहीं बात कर सकते। आप जो कल्चर रेवोल्यूशन था चाइना का, अंदर खाने सारे चाइनीज़ उसको कंडेम करते हैं कि कल्चर रेवोल्यूशन ठीक नहीं था, लेकिन तरबियत के लिए कहा जाता है कि माओ ज़ेडुंग ने बेहतर किया जो फैसला जो भी किया। सो इसी तरीके से डॉक्टर साहब की जो मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात की, मैं ये इस बार ये बताना चाहता हूँ, इस किताब को राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट विंग की तरह ना लिया जाए। इस किताब को किताब ऑफ क्रिटिसिज्म समझा जाए, इस किताब को किताब ऑफ रियलिटी समझा जाए। और इसके अंदर वो जो कंक्लूजन दे रहे हैं वो कंक्लूजन ये है कि चाहे वो जिस भी तरह से थे वो पाकिस्तान के साथ एग्री करते हैं, पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल है और पाकिस्तान को समझो। प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता मैं गरीब था, मैं स्लम्स था, मैं स्लम डॉग मिलियनेयर जब बन गया, मैं अगर मिलियनेयर बन जाता हूं तो अब तो मैं बैठा हूं टाटा बिरला के साथ ना, मुझे आज तो अमीर कहा जाएगा ना। तो इसी तरीके से, लेकिन मैं अपनी रियलिटी तो नहीं भूलूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, या मोदी जो था वो एक चाय वाला था, आज वो एक जबरदस्त किस्म का प्राइम मिनिस्टर है। उसने हिंदवता ले ली और उसने आइडियोलॉजी ऑफ हिंदवता को साबित इस तरह किया कि आज राहुल गांधी जो है वो उसकी तरह दाढ़ी रखने पे मजबूर हो गया। वो लेफ्ट विंग का होने के बावजूद वो कह रहा था, समझ रहे हो मैं क्यों, ये समझ रहे हो ना, तुम लोगों को यही चाहिए, तुम हिंदू और हिंदू स्टेट ही बनाना चाहते हो, तो लो मैंने दाढ़ी रख ली। उसके इस जो उसने जोकर का आइडिया उसने दिया है वो इससे कामयाब नहीं होगा।
लेकिन कामयाब कौन हुआ? मोदी हुआ। मोदी इनकी नर्व्स और पल्स को समझ गया कि ये हिंदू स्टेट है, ये हिंदू ही की बुनियाद पर चलेगी, ये कभी सेकुलर नहीं होंगे, चुनाचे सेकुलरिटी इनकी निकाल लेते हैं। अब ये काम उन्होंने किया। कायदे आजम ने क्या बुरा किया कि वो, अब आपको प्रॉब्लम ये है कि कई ब्रिगेडियर्स जनरल्स की और बाकी जगहों के ऊपर देखें तो उन्होंने तस्वीर के अंदर सिगरेट को मफल किया, अच्छा उसको ब्लर कर देते हैं। अच्छा अब हाथ में सिगरेट नहीं दिखाते। अच्छा, कायदे आजम के पास या ग्लास होता था या हर वक्त उनके पास सिगरेट होती या उनका सिगार होता था। अब वो कायदे आजम आप उस तरह देखना नहीं चाहते। इसका फायदा किसे हुआ? सर मैं वो अर्ज करने लगा, हम अपनी मर्जी का कायदे आजम हमने तैयार किया हुआ है। जैसे, और मजे की बात है, जैसे हर मजहबी ग्रोह में, जैसे आपने देखा, मैं एक दौर में कहता था कि पहले देवबंदी होते थे, फिर बरेलवी होते थे, फिर मुख्तलिफ सेक्ट्स होते थे। अब उससे जब डाउन द रोड हम आए तो आजकल एक 4-5 किस्म के मुसलमान आ गए। एक डॉक्टर इसरार वाले हैं, एक गामदी वाले हैं, फलां वाले हैं, तो मुसलमानों का कल्चर भी चेंज हो गया। अच्छा, हमारे मुसलमानों के अंदर हमने जब तक कायदे आज़म को टोपी, अचकन, यानी 8 किस्म की अचकन बनी थी, ये डॉक्टर साहब के सामने अर्ज, यानी एक नवाब ने कहा इस तरह क्यों नहीं चाहिए, एक नवाब और फलां ने कहा कि ये हमारा अचकन का अंदाज ये, तो कायदे आज़म ने कहा कि 8 अचकन के अंदाज को एक एक तर्ज पे ले लो और जिस तरह का मुझे बनाना है बना दो, मैं पहन लेता हूं, लेकिन मुझे पाकिस्तान बना लेने दो। सो ही कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द रियल कायद, यानी मोहम्मद अली जना जो सही थे, उनको पता था कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं उधर से माउंट बेटन से डील कर बैठा हूं, लेकिन इनको वो कायदे आजम चाहिए जो कि सूट वाला ना हो, वो वाला चाहिए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आप लोग, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, तो उन्होंने कुरान, अब देखिए ही वाज अ क्लेवर मैन, सो उन्होंने आराम से कुरान मजीद उठाया, उन्होंने कहा यही आपका कानून और यही आपका आइन और यही आपका दस्तूर। ये इन्होंने अपनी किताब में भी ये चीजें, तो ये सर पॉइंट ये है कि डॉक्टर साहब ने जो बात की है उससे हमको समझना है। पॉइंट ये है कि हमारा जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है और हमें बिल्कुल पता नहीं हम हैं कौन, ये किताब बताएगी कि आप असल में कौन है। यानी ये किताब बता रही है कि एक इंसान की जिंदगी में सक्सेस भी होता है, फेल्योर भी होता है, लेकिन हम इनको नबी साबित करना चाहते हैं माज़अल्लाह, लेकिन नबूवत के अंदर भी ये नहीं देखते कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या हुआ था तो एक किस्म का फेल्योर था माज़अल्लाह, मैं बोल रहा हूँ लेकिन मौलवी पर पेश पड़ सकता है। तो उसके बाद एक कश्ती बनाई गई, कश्ती बनाने के बाद उनको कहा कि ये चीज़ें लोग आएंगे, ये जोड़े रख लो और उसके बाद तुम्हें बादशाहत मिलेगी। इसी तरीके से नबूवत की ज़िंदगी में भी सक्सेसेस भी थे, फेलियर्स भी थे। तो कायदे आज़म का एनालिसिस जो वो चाहते थे, जो 2 नेशन थ्योरी थी, अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ कि आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, मैं जो ये समझा आपकी किताब मैं इसलिए रिकमेंड करना चाहता हूँ, यहाँ की इलीट जिस तरीके से कायदे आज़म को लेना चाहते हैं और यही रिजल्ट जो, क्योंकि मुझे इसमें परेशानी इसलिए थी, उसी रिजल्ट को आज इमरान खान के तौर पे भी देखा जा सकता है। वो इमरान खान जो वेस्ट का इमरान खान था, जो कि अच्छे सूट्स पहनता था, जीन्स पहनता था, अच्छी अंग्रेजी बोलता था, आज उसने कल्चर पाकिस्तान को दिया, मैं बल्ले से मारूंगा, ठीक है, और मियाँ साहब जान दो, साड़ी वारी आन दो। अच्छा, उसको ये समझ आ गई कि गंडासा कल्चर है, यहाँ मौला जट है। उसने जब वो वहाँ ऑक्सफोर्ड में था तो शानदार अंग्रेजी बोलता था, अब अपनी अंग्रेजी भी ख़राब की, पेशावरी चप्पल भी दे दी, शलवार कमीज भी दे दिए, और हमारा रहा साहब भी जो हमने, क्योंकि हम अब इसको एग्री करते हैं कि हम ब्राउन साहब्स तो बन सकते थे ना, जी। अगर हम वो जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं यूं काला मुंह का बांदर, सो वो अगर वो हम ब्राउन्स तो हैं, लेकिन जो कुछ भी हमें सिखाया, पढ़ाया, बताया, हम ताजे बरतानिया से नहीं कटे थे। अब हमारी आइडेंटिटी, सर ये बताइए कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये क्या 2 नेशन थ्योरी से शुरू हुआ है? कायदे आज़म क्या 2 नेशन थ्योरी जो ये पाकिस्तान में प्रिवेलिंग 2 नेशन थ्योरी है, ये वही है या हम, और फिर इसकी अगर ये वो नहीं है तो फिर हम आइडेंटिटी क्राइसिस में क्यों? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी मुझे देने दें, जरा टाइम लगेगा। हाँ जी प्लीज। देखें, ये 2 नेशन थ्योरी 1857 के बाद दोनों तरफ से आई, मुसलमानों की तरफ से भी और हिंदुओं की तरफ से भी। ठीक।
तो ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया है अपनी सियासत के लिए, हिंदुओं ने भी किया। और इस किताब के अंदर पूरी बैकग्राउंड हमने दी है, और जो इसको मजीद पढ़ना चाहें उसमें के अजीज की एक किताब है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में मुसलमान जो इस टू नेशन थ्योरी के प्रोपोनेंट थे उनका जिक्र किया है। और इंडिया में भी अपना वहाँ पे जो सेकुलर स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी वो पूरी डिटेल्स दे दी हैं। ठीक है। कायदे आजम जो है वो शुरू में इंडियन नेशनलिस्ट थे। ठीक है। वो बिल्कुल इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स के हाथ में नहीं थे मजहब के। ओके। और उनका जो लखनऊ पैक्ट है वो एक कोशिश थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें मुसलमानों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिल जाए और इंडिया भी यूनाइटेड रहे। ठीक। लेकिन वहाँ पे जो फिर सियासत मैसेज में जब गई और उसमें अंग्रेज़ों की चंद हरकतें हैं जिनसे सियासत का पूरा अंदाज चेंज हुआ, वो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तानियों ने, मुसलमान, हिंदू, सिख, सब ने 2.5 मिलियन वॉलंटियर्स अपना ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने नौकरी की। ओके। और वो कहाँ नहीं लड़े, फ्रांस में भी लड़े जाके, गैलीपोली में तुर्कों के साथ जाके लड़े, मिडिल ईस्ट में 2.5 मिलियन। जी 2.5 मिलियन, of which 1 million were from Punjab only, and a very large number were Muslims। हाँ जी। साथ साथ लोगों ने डोनेशंस बहुत दी थी, इतनी डोनेशंस थी कि वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स में गिनी जाती हैं। अच्छा। अब जब जंग खत्म हो गई तो उनके साथ कुछ उम्मीदें भी तो थी ना कि हमने ये लॉयल्टी दिखाई है। ठीक। तो एक तो था कि सेल्फ रूल में वो कोई नया रिफॉर्म लाएंगे, और मुसलमानों से विदाउट गिविंग इट इन पेपर, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ऑटोमन टर्की को जंग में अगर आप लड़े हमारे साथ इंडियन फौज के अंदर, तो जो खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल है ना मक्का मदीना पे, वो हम उनसे नहीं छीनेंगे। ओके। डिफीट करके। ओके। इसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो राजी हुए, और उसमें भी अंग्रेज़ों ने एक चाल ये चली कि जो रेडिकल उलमा थे वो तैयार नहीं थे इसके लिए, लेकिन वो फिर बरेलवी उलमा के जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं अहमद रज़ा बरेलवी, उनके पास गए और उनसे उन्होंने फतवा लिया कि क्योंकि तुर्क कुरैश कबीले से नहीं है इसलिए वो खलीफा हो नहीं सकते। ओके। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। जी जी, कि क्योंकि वो तो है ही नहीं, लिहाजा दे आर डिस्क्वालिफाइड एज कैलिफ्स ऑफ मुस्लिम्स। ये अहमद रजा बरेलवी का फतवा है, बिल्कुल, जिनको हम वो क्या नाम, आला हजरत कहते हैं, ये उनका फतवा है। इसके बरक्स जो रेडिकल उलमा थे, अबुल कलाम आज़ाद उसमें आ जाते हैं, और बड़े बड़े दिग्गज नाम, मौलाना महमूदुल हसन, उबैदुल्ला सिंधी, हुसैन अहमद मदनी, इन सारों ने कहा कि ये जंग में आप हिस्सा ना लें, ये लास्ट सिंबल जो मुसलमानों का उसको तबाह करने वाले हैं। लेकिन ये फतवा लेने के बाद फिर पंजाब के पीरों ने और सब ने फौज में जो है ना रिक्रूटमेंट और तेजी से की। इसलिए तो बड़ा रूट कॉज बताया सर, बड़ा ओवर रिप्रेजेंटेशन पंजाब की यूं हुई है। अच्छा, बाय द वे मैं इसी से बताता चलूं, जितनी गतियां हैं सर अभी भी, ये मैं रिसेंट टाइम में ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स भी टॉक्स पॉलिटिक्स, अमीनुल हसनात समेत जिधर की हवा चलती है सर, अभी ये अमीनुल हसनात भेरा हो गए, फिर वो ईदगाह शरीफ हो गए, वो जिधर, ये तमाम पीरों की गतियां जो हैं ये दोनों तरफ खेल रही हैं। ऐसे ही होता है, यानी ये उनका अलाकार भी है, ये उनका अलाकार भी है, ऐसे भी है। ये सियासतें खेलते हैं और अपने मुफाद की सियासत खेलते हैं। बेशक। तो ये जिस तरह आपने यहाँ बताया कि आला हजरत ने जो फतवा दिया, यानी आप ये देखें कि मदीना पाक को सबसे खूबसूरत बनाने वाला और जो वहाँ पर जो आका अलैहिस्सलाम के नकूश थे उनको संभालने वाले ये सल्तनत उस्मानिया थी। अच्छा, उस्मानी सल्तनत के अंदर अभी भी देखें, अच्छा फ़र्क आपको क्या लगता है? जब मुझे तो लगता है कि हिंदी मुसलमान जो है वो किसी और तफरके के अंदर है, उनके अंदर यूनिटी नज़र नहीं आती, और पूरे टर्की के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे 100% यूनिटी है। यहाँ तो हमारा रसूल के ऊपर भी यूनिटी नहीं है। तो ये इसी चीज़ को अंग्रेज़ ने इस्तेमाल किया ना सर, कि अगर रेडिकल उलमा खिलाफ हैं तो आप ऐसे उलमा के पास जाएं जो आपका साथ दें और उनको
तो फौज में भर्ती की जरूरत थी। ठीक है। तो जो मुसलमानों की एक रेजिस्टेंस थी ना कि सारा दुनिया के मुसलमान रियासतें ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ खिलाफत उस्मानिया है, तो इसको अगर हमने इसमें हिस्सा लिया तो क्या होगा। तो ये फतवा के बाद, क्योंकि पंजाब और इस इलाके में है ही बरेलवी मुसलमान ज़्यादा, तो वो दरवाजे खुल गए फिर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर ने बताई। आप यहाँ देखें कि खान साहब को जब ये 2/3 मेजॉरिटी या स्वीप के चक्कर में ये ज़्यादा वोट लेने थे, इनको बाबा साहब जाकर इनको झाड़ू देना पड़ा, और उसकी वजह से मैक्सिमम जो बरेलवी पॉकेट्स थी उधर से वोट बैंक। तो ऐसे ही है ना। अच्छा। तो अच्छा, ये तब हुआ तो दो प्रॉब्लम थे। एक, खिलाफत जब अंग्रेजों ने जंग जीत ली तो उन्होंने पूरा खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। ट्रीटी ऑफ सर्व जो उन पे जो प्रॉमिस था उसे तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ दिया जी। ना सिर्फ वो तोड़ दिया, जो आज का टर्की है वो 3/4 उन्होंने ग्रीक्स को दे दिया था। ओके। सिर्फ टर्की के पास एक कॉन्स्टेंट अपना इस्तांबुल था और एक नैरो रोड कोनिया तक जाता था, यानी जहाँ पे जलालुद्दीन रूमी का मज़ार है। बाकी सारा जो एशिया माइनर है, ओके, जो आज का टर्की है, वो सारा ग्रीस को मिल गया था। ओके। तो उसके खिलाफ अतातुर्क ने रेजिस्टेंस की। ठीक है। अब ये भी तो सवाल है ना कि मुसलमान खिलाफत बचाने के लिए हैं, वहां पे खिलाफत खत्म क्यों हुई? आज ये भी मौका बता देने। सर बताएंगे। वो ये है कि जब ये ट्रीटी ऑफ सर्व्स वो डिफीटेड खलीफा के पास उनसे साइन करवा लिए, तो अतातुर्क ने कहा कि हम नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम के कानून के मुताबिक खलीफा जो है आज़ाद होना चाहिए। ओके। किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, और गुलामी में अगर वो कोई एग्रीमेंट करते हैं तो हम पे अप्लाई नहीं करता। तो उसने फिर रेजिस्टेंस तुर्कों की और फिर जंग लड़ी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फतवात उन्होंने इंडिया से लिए। मसलन सर आगा खान से और सैयद अमीर अली से वो लिए कि आप सुल्तान का साथ दें, अतातुर्क का साथ ना दें। ओके। ओके। और लेकिन अतातुर्क ने यूं कन्फ्रंट किया कि ये दोनों तो शिया हैं और खिलाफत इज नॉट ए शिया इंस्टीट्यूशन, नहीं, तो ये अंग्रेज के एजेंट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद ने फतवा दिया कि क्योंकि अतातुर्क रेजिस्ट कर रहे हैं टर्की को बचाने के लिए, तो मुसलमानों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ओके। तो ये भी दोनों फतवे हैं। अतातुर्क ने फिर वो फतवा जो है प्रिंट करा के तो अपना शेयर किया। तो इससे इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा? उसका असर ये हुआ, मैं बताता हूँ। जंग हो गई खत्म। अंग्रेजों ने क्या किया, बजाय कुछ रिफॉर्म देने के, उन्होंने वो राउलेट्स एक्ट ले आए। राउलेट एक्ट वाज द आर्बिट्ररी राइट ऑफ द स्टेट कि अगर आप पे मुझे शक हो जाए ना कि ये हमारी हुकूमत को ख़त्म करने वाला है, तो वो अरेस्ट कर लें विदाउट वो जो है उसका वो चलान किए हुए या वारंट किए बगैर, लीगल प्रोसेस के बगैर। ये हुआ तो फिर सब लोगों ने उस पर एहतजाज किया कि वी हैव बीन लॉयल टू यू। ये आपने क्या किया है? उसमें कायदे आजम की स्पीच बहुत पावरफुल है अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी। उन्होंने कहा आपकी इन पॉलिसियों ने सारी दुनिया में जो लोग हैं, खासतौर पे आयरिश को भी तंग किया है, आप हमारे साथ भी ये कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम जिन्ना साहब वाज ए ट्रू इंडियन नेशनलिस्ट। ओके। चेंज कहाँ से आता है? चेंज अब खिलाफत के ऊपर भी जिन्ना साहब की 2 स्पीचेज हैं। एक 1919 में जंग के बाद मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन गया जिसमें जिन्ना साहब भी थे, कायदे आजम। वहां पे जाके उन्होंने अंग्रेजों को प्लीड किया कि भी डोंट टेक अवे दीज होली प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम्स। तो किसी ने उनको घास किसी को भी नहीं डाली, इग्नोर कर दिया। तो उसमें सिर्फ मुस्लिम्स थे? उसमें तो मुस्लिम ही थे ना। 1920 में फिर कायदे आजम की एक स्पीच है जो मैंने कोट की है कि फर्स्ट दे टूक अवे आवर लिबर्टी, यानी राउलेट एक्ट लाए हैं। नाउ दे आर टेकिंग अवे आवर फेथ, कि मुसलमानों की जो लास्ट सिंबल है मक्का मदीना, वो भी हमसे छीन रहे हैं। ये जब हुआ तो व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल इंडियन लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वर कि हम ब्रिटिश रूल की लॉयल्टी अब नहीं हो सकती, बिकॉज दे हैव गिवन अस नथिंग। इस हालात में जो मुसलमान थे फिर रेडिकल उलेमा
उन्होंने कहा कि वी विल गो आउट इन द पब्लिक टू प्रोटेस्ट के बचाओ जो खिलाफत उस्मानिया है। तो उसके अंदर अब अगर सिर्फ दिस इज आफ्टर द वॉर एंडेड, 1919 में खत्म हो गई जंग, 1920 की बात है। ठीक है। अब उसमें सिर्फ अगर मुसलमान करें तो अंग्रेजों के लिए उनको कॉर्नर करना बड़ा आसान है। वो गांधी जी के पास आए और कहा कि देखें ये हमारी मूवमेंट है, और क्योंकि इंडिया भी एक गुलाम मुल्क है, exactly. हमारी एक आज़ादी की जो सिंबल थी वो भी ये ख़त्म कर रहे हैं, तो आप हमारी मदद करें। तो गांधी जी देन वाज इलेक्टेड बाय द मुस्लिम्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ओके, हाँ जी, ओके। और उसके बाद गांधी जी ने जो वो रूलिंग इनके कंसल्टेशन के बाद उलमा के दिया, वो ये था कि सारे टाइटल्स हम वापस कर रहे हैं और ब्रिटिश गुड्स को भी हम बॉयकॉट करेंगे। ओके। और वो पब्लिक में ले आए एजिटेशन में। जब वो हुआ तो जिन्ना साहब देन विथड्रू। उन्होंने कहा कि ये जो सियासत है ना स्ट्रीट्स वाली, वो इस वक्त हमें कोई फायदा नहीं देगी। ओके, बड़ा अच्छा पॉइंट। चले, अच्छा पॉइंट तो है, आई ग्रांट द पॉइंट। उन्होंने ये पॉइंट लिया और वो मैस मूवमेंट से फिर अलग हो गए। ओके। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब प्रॉब्लम था कि कांग्रेस के ये लीडर थे जिन्होंने लखनऊ पैक्ट बनवाया था। ओके। अब जो सियासत है वो एलीट पार्टी से, आप एलीट की बात कर रहे हैं, निकल के अवाम तक आ चुकी थी। ओके। उस सियासत में द न्यू इमर्जिंग लीडर वाज महात्मा गांधी। ओके। and that too was supported by the Muslims. ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर and शौकत अली जौहर सारे उनके पास आए, प्रोपोनेंट्स थे, मिन्नतें करके आए हैं कि आपकी अगर मदद होगी, क्योंकि गांधी they didn't want to make it look like a Muslim thing. वन थिंग, क्योंकि गांधी जी का जो रिकॉर्ड था कि वो जब साउथ अफ्रीका गए थे तो मुस्लिम एक मेमन बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को डिफेंड करने गए थे। अच्छा। और फिर वो जब वहां रहे तो सब इंडियंस, मुसलमान, हिंदू, साउथ इंडियंस, पंजाबी, सबके वो राइट्स के लिए लड़ते रहे हैं। तो ही केम बैक विद अ रेपुटेशन दैट ही रिप्रेजेंट्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडियंस। राइट। और जिन्ना साहब ने अपनी स्पीच में उनको बहुत एहतराम से एक्नॉलेज भी किया था, लेकिन इस बात पे आके झगड़ा हो गया, ये खिलाफत मूवमेंट वाले बात पे, कि शुड इट गो टू द पब्लिक या इसको सिर्फ पार्लियामेंट में इसको क्वेश्चन किया जाए। ओके। राइट एंड रॉन्ग, तो ये तो मामूली एक पॉलिटिकल डिफरेंस था, सिंपल। एक और जिन्ना साहब का प्रॉब्लम जो है सक्सेसेस फेलियर्स में अगर देखें, वो एक ह्यूमन बीइंग भी तो थे ना। एग्जैक्टली। और वो ऐसे ह्यूमन बीइंग थे, आउटस्टैंडिंग लीडर, ही कुड नॉट प्ले सेकंड फिडल। ओके, यानी ये बिल्कुल बात वाज़ेह होती है किताब में, बिल्कुल, कि वो गांधी साहब के साथ थोड़ा पर्सनल भी हो गया था मामला। He could not be second fiddle to Gandhi, simple as that. Yes. Okay. Yes. Gandhi had captured the fancy of Muslims, Hindus and everyone. इसको आसान लफ्जों में क्या बताऊं कि वो गांधी साहब के नंबर 2 बन के नहीं प्ले करना चाहते थे। He can't be number 2. He can't be number 2. Yes. ये उनका एक साइकोलॉजिकल स्टेट भी है। तो इसको ईगो भी कहेंगे, है? ईगो भी कह सकते हैं। ये वो अकबर एस अहमद साहब की वो जो है जना, उसमें भी उन्होंने ये दिखाया है। हाँ, दिखाया। उसमें ये चीज फिल्म में भी हाईलाइट है। इसी के साथ ही रिलेट कर लें सर जी। अबुल कलाम आजाद जी, उनके जो पूरा उन्होंने आइडिया खींचा कि जिस आज आप ये वाला पाकिस्तान बनाते हैं, कल लियाकत अली खान और कायद आज़म नहीं रहेंगे, तो इसके अंदर जो डिवीजन्स आएंगी वो जो अब हम देख भी रहे हैं। जी। सो उनका पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या था? उनका पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट ये था कि कांग्रेस ने 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट दी थी उसको सारे मुसलमान मान गए थे। ये पाकिस्तान में बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है। ओके। और उसके अंदर ये था कि एक इफेक्टिव सेंटर होगा जिसके पास 39 आइटम्स होंगे, ठीक है, और 67 आइटम्स वर गिवन टू द प्रोविंसेस। ओके। तो इट वाज गोइंग टू बी अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बट पावरफुल प्रोविंसेस। तो ये उनका कॉम्प्रोमाइज था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन। ओके। स्टेट का कोई मजहब नहीं होगा। ठीक है। और मेन एंड वुमेन विल हैव इक्वल राइट्स। ठीक। और हिंदुस्तान की जो जुबान होगी वो होगी हिंदुस्तानी, ठीक है, जिसके 2 रस्मुल खत ऑफिशियल होंगे, देवनागरी और हमारा पर्शियन उर्दू। ओके। सो एवरीथिंग वाज ग्रांटेड। ठीक। कि हम इस तरीके से एक इंडिया बनाएंगे जिसमें सबके इक्वल राइट्स होंगे। परफेक्ट। इसके ऊपर मुसलमानों के अंदर ओपिनियन
डिवाइडेड थी। एक छोटा ग्रुप तो बिल्कुल खिलाफ था, ये वो थे जो अंग्रेज नवाज थे, जिसमें सर शफी आ जाते हैं और सर फजले हुसैन आ जाते हैं। ठीक है। जिना मुस्लिम लीग जो थी ये टूट चुकी थी 1928 के बाद, ठीक, साइमन कमीशन के बाद। ये लोग देवर इन टू माइंड्स। एक थर्ड ग्रुप था जो खिलाफतिस्ट थे, जो मुस्लिम लीग में थे। ठीक है। दे वांटेड टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट। ओके। और उस नेहरू रिपोर्ट के ऊपर जो सिग्नेचर्स है ना, उसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद, सैयद इमरान खान सर, जो उन्होंने कहा था अली इमाम जी, अब्दुल कादर कसूरी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हाँ जी, उनके दादा, उनके सिग्नेचर भी हैं। ओके। तो ये वो मुसलमान थे, समझते थे कि हमारे पूरे राइट्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन उस पर झगड़ा पड़ गया बाद में मुस्लिम लीग का। ओके। तो जिना साहब नेशनलिस्ट मूवमेंट से दूर दूर होते गए। ओके। इस तरह ये वो दूर हुए हैं। और वो कॉन मैन क्यों कहते थे? इज ए कॉन मैन ऑफ कांग्रेस। सॉरी, अबुल कलाम आजाद को कॉन मैन ऑफ कांग्रेस, ये तो बाद में कहा है ना, 1941 में जाके कहा है। तो आपको अबुल कलाम आजाद की मतलब, क्योंकि आप ये जुर्रत रखते हैं और हौसला रखते हैं। जी। अबुल कलाम आजाद का जो एनालिसिस था, जो एनालिसिस नहीं था, वो कैलकुलेशंस थी, वो ठीक कह रहे थे। उनका तो ये प्ली थी कि मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो अपनी मसाजिद, अपने मकबरे छोड़ के? तुम ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के जाओगे जिसमें हिंदू इतनी बड़ी मेजॉरिटी हो जाएगी कि वो जो चाहे वो कर लेंगे। ठीक है। आप यहाँ रहें। जो कांग्रेस का तो फलसफा ही ये है कि मिलके हमने चलना है। तो अगर हम मुसलमान भी इसी में अपना हिस्सा डाल लें, और क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों की परसेंटेज पॉपुलेशन इंडिया की जो थी, इट वाज 24.9%। ओके। अभी 25% भी नहीं था हुआ। लेकिन फौज के अंदर ये 38 to 42% थे, और पुलिस में ओवर रिप्रेजेंटेशन थी। पंजाबियों को और पख्तूनों को ये ले जाके मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में वहां पोस्ट किया करते थे। और यूपी के अंदर भी जहां 14% मुसलमानों की पॉपुलेशन थी, 40% पुलिस वाज मुस्लिम। ओके। तो मेरी आर्गुमेंट ये है कि 6 प्रोविंस आपके पहले ही से थे। ओके। प्लस जो स्टेट है, जो अथॉरिटी बनती है जिसको हम अब एवरी डे वी एक्सपीरियंस, उसमें इतनी ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की कि कभी वो हिंदू स्टेट बन ही नहीं थी सकती। अच्छा, ये तो अबुल कलाम आजाद जो है, ये जो डिमार्केशंस थी, मतलब अभी गिलगित बल्तिस्तान को अगर आप पूरा देखें, वो भी डिस्प्यूटेड एरिया। आज़ाद कश्मीर, उनका अपना वजीर आजम, सदर, फिर वो जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, वो अभी तक नहीं मिला। तो मिलाकर अगर देखा जाए तो हमने ज़बरदस्ती कुछ रखा, और फिर जो बंगाल, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो भी चला गया। कायदे आज़म इस डिमार्केशन को यानी कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर क्यों नहीं कर पाए? बात ये है, अगर आप आज मौका दें तो मैं जो किताब की फाइंडिंग है शेयर कर सर प्लीज। कश्मीर हमारी बड़ी दुखती रह गया ना सर। लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर। ये पूरी जो अब हिस्ट्री है उसको फिलहाल छोड़ दें। ठीक हो, अगर आप चाहेंगे तो आई कैन गो बैक टू इट। राइट। पार्टीशन हो रही है। ठीक सर। 3 जून पार्टीशन प्लान के मुताबिक पार्टीशन होनी थी ब्रिटिश इंडिया की। ओके। यानी जहां के उनके प्रोविंसेस थे। इट डिड नॉट अप्लाई टू द 571 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। उनके पास चॉइस थी, दे कुड जॉइन इंडिया, दे कुड जॉइन पाकिस्तान, और दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है। जिना साहब का मौकफ पार्टीशन से पहले यह था कि हमने प्रिंसली स्टेट्स को आजाद रखना है, हमारे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन जब जूनागढ़ ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर जॉइनिंग पाकिस्तान, तो जो प्रिंसिपल था कि जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर हैं वो उनके साथ अपनी कोई रिलेशनशिप बनाए। वहां से आप 300 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान का बॉर्डर बनता है इंडिया में, जूनागढ़ था बंबई के पास कहीं। हाँ जी, वो उसमें है ना, गुजरात में है। कोई 300 किलोमीटर है अपना कराची से, आप देख लें। ठीक है। तो वो ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान। ऑन व्हाट बेसिस? कि द रूलर हैज द राइट टू डिसाइड। ओके। वरना तो कोई वजह नहीं है वहां। ये तो ऐसे ही है जैसे डिस्ट्रिक्ट चकवाल ने डिसाइड कर लिया कि नहीं हम इंडिया में रहेंगे। चले, लेकिन किसने किया? वहां के बड़े चौधरी ने। लोगों ने नहीं किया। यही वहां पे 91% पॉपुलेशन तो
जूनागढ़ की हिंदू थी, तो अगर वहां पे प्लेबिसाइट होता तो देयर वाज नो चांस दे वर गोइंग टू जॉइन। तो जो ये प्रिंसिपल पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया जूनागढ़ वाला, वो ये थे द रूलर डिसाइड्स। ओके, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब जरा सुने बात जो कोई नहीं करता। सर चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, और कायदे आजम के कॉन्फिडेंट थे। यानी रोज शाम कहा जाता है उनको बुला लेते थे, ब्यूरोक्रेसी के हेड थे ना, कि आज क्या क्या हुआ, उनसे वो सुन लेते थे कि भी पाकिस्तान बन गया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वो उनकी किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। उसमें वो कहते हैं कि दिसंबर 1947 में मैं और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान दिल्ली गए हुए थे, क्योंकि पार्टीशन हो गई थी लेकिन अभी तक कई प्रॉब्लम रिजॉल्व होने थे। तो वहां पे बहस शुरू हो गई कश्मीर के ऊपर और ये वो। तो अकॉर्डिंग टू चौधरी मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, वो कहते हैं कि सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे वो कहते थे, उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू वेस्ट टाइम ऑन जूनागढ़, लेट अस डू बिजनेस ऑन कश्मीर एंड हैदराबाद। ओके, यू कीप कश्मीर एंड डोंट पोक योर नोज इन हैदराबाद। ओके ओके। वो कहते हैं कि उसके बाद ये प्रपोजल जो आई, और प्रपोजल जब जिन्ना साहब को बताई गई, ही शोड नो इंटरेस्ट। ओके, इसके अलावा के.एच. खुर्शीद का नाम शायद आपने सुना होगा, बहुत अच्छे थे। वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे कायदे आजम के फ्रॉम 1944, फिर बाद में आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे जी। उन्होंने जो किताब लिखी है, जिसको खालिद हसन ने एडिट किया, उनके ब्रदर इन लॉ ने, वो बताते हैं कि मैंने जो लोग जिन्ना के बहुत करीब थे ना, उनको जाके फिर इंटरव्यू किया। वहां पे चौधरी मोहम्मद अली से दोबारा इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि इन दिसंबर 1947, एग्जैक्टली 22 दिसंबर 1947, इंडिया ऑफर्ड के वी कीप कश्मीर एंड हैदराबाद पाकिस्तान शुड नॉट इंटरफेयर। यानी कि पाकिस्तान कश्मीर ले ले, हम हैदराबाद तक ले लेते हैं। ओके, ठीक हो गया जी। 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1947 जो कि मतलब पाकिस्तान बनने के कोई 4.5-5 महीने बाद। याद रखें जंग हो रही थी कश्मीर में, जंग शुरू हो गई हुई थी। अच्छा, हाँ, जंग हो रही है बैकग्राउंड में। वहां से ऑफर आई है, यू कीप कश्मीर, डोंट पोक योर नोज इन हैदराबाद तक। एंड आई एम कोटिंग नाउ, कोई कौमे कुमे का फर्क हो जाए, बट एग्जैक्टली दीज आर हिज वर्ड्स। वो कहते हैं, आई टुक दिस ऑफर टू जिन्ना साहब एंड ही डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड। जिन्ना, द क्लेवर टैक्टिशियन, इट सीम्स was playing for some higher states, with regard to the princely states, but obviously he did not succeed. So this is the Prime Minister of Pakistan, confidant of कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो रोज बुला लेते थे। उनकी ये है, आप ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की हैं ये दोनों किताबें, आप जाके चेक कर लें। बिल्कुल ठीक। तो एक ये है, 1 नवंबर को माउंटबेटन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू लाहौर। और उन्होंने वहां पे आके कायदे आजम को ऑफर किया कि लेट्स हैव अ प्लेबिसाइट इन जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, एंड जिन्ना साहब रिफ्यूज्ड। एंड द आर्गुमेंट इज व्हाई, दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन। कायदे आजम रियलाइज्ड कि जूनागढ़ में जहां 91% हिंदू हैं, वी कांट विन, और वो डीप इन इंडिया है। हैदराबाद इवन डीपर इन इंडिया, साउथ में, और वहां पे 89% पॉपुलेशन हिंदू थी। वी कांट विन दैट प्लेबिसाइट। व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट कि कश्मीर में क्या होगा? मुझे लगता है ये जो इन्होंने भेजे थे ना मुजाहिदीन और ये और वो, जैसे बाकी हमारी जंगों की खबरें झूठी हमें बताई गई हैं, वो उनको कहते रहे होंगे जी कि हम तो कश्मीर कैप्चर कर रहे हैं, व्हाई शुड बी कॉम्प्रोमाइज, कश्मीर तो आ ही आया। वहां पे फिर महाराजा जो था, ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। बल्कि मैंने ये भी लिखा है कि उनका एक प्राइम मिनिस्टर था, ब्राह्मण कश्मीरी, कक, उसने कहा था पाकिस्तान के साथ तुम रिलेशन बनाओ, क्योंकि वहां पे जिम्मेदारी जो थी वो बड़ी थी, और ये कश्मीरी पंडित जो है इनके पास बहुत जमीनें थी। ठीक है। शेख अब्दुल्ला सोशलिस्ट थे और नेहरू वांटेड अ सोशलिस्ट इंडिया। उनका ये अलायंस बन रहा था। तो कक एडवाइज महाराजा कि आप पाकिस्तान के साथ
करें ओके ताकि हमारी जिम्मेदारी रह हमारी जाए। जिम्मेदारी कायम जिम्मेदारी रहे। कायम रहे। हाँ जी, बट ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। जब हमने अपने मुजाहिदीन भेज दिए तो उन मुजाहिदीन ने जाके बारामूला में जो ट्राइबल भेजे थे ना, 3 दिन वहां पे लूटमार की ओके और भर भर के वो ट्रक जो है बजाय श्रीनगर की तरफ जाने के वो वापस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आ रहे थे। ओके एंड हुज ऑन रिकॉर्ड टेलिंग दिस? सर जॉर्ज कनिंगहैम, ओके who was the governor of Northwest Frontier Province, Right. who had retired in 46. Okay. और जिन्ना साहब की इंसिस्टेंस पे माउंटबैटन के जरिए उस पे जोर डाल के दोबारा बुलाया गया। He was a favorite of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ओके वो लिख रहा है कि when I saw this कि ये ट्रक बजाय उधर जाने के ये वापस आ रहे हैं, तो I knew Pakistan has lost Kashmir. I've quoted all that. तो कश्मीर वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ हर ओवर कॉन्फिडेंस। Okay, जूनागढ़ हमें पता एक है, तो वो प्लेट में रख के दे रहे थे, तब नहीं उठा के तब लिया। से उठाया। जो आपकी इस फाइंडिंग्स हैं जो कि आपने किताब में लिख दी और जो रियलिटी बताई जी। है, उसके ऊपर आपको रिजल्ट क्या नजर आ रहा है कि कश्मीर जो है वो अब 370A के बाद वैसे तो हमारा बरा नहीं, नहीं तो एक तरह से तो हो गया, मैंने ये लेकिन बात- अभी भी पॉपुलर अप्रोच के मुताबिक कोई भी सियासतदान कश्मीर का नाम लेता रहेगा और एक्चुअली तो उन्होंने हटा लिया, यानी मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया ठीक है। और उसने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को मेजॉरिटी कन्वर्ट चलो, करके ठीक। इस कश्मीर को अलग कर लिया। ठीक है। आखिर में आपको क्या लगता है सर, आपकी जो फाइंडिंग्स के ऊपर, क्या कश्मीर आएगा या ये रह नहीं, जाएंगे? उस पर भी अगर आप मुझे मौका जी, दें। please. देखिए, सबसे पहले इंडिया टुक द प्रॉब्लम टू द यूएन। वो Okay. फंसे खुद है, हाँ खुद फंसे हैं। ठीक। और वो भी एडवाइस माउंटबैटन की है कि वहां जाके कहो कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया विल बी डिसाइडेड थ्रू अ प्लेबिसाइट। फ्यूचर ऑफ कश्मीर will be कश्मीर decided. कश्मीर Yes. क्योंकि जंग हो रही थी ना, दोनों तरफ ये है। हाँ, इट विल बी डिसाइडेड थ्रू अ प्लेबिसाइट। उसने महाराजा की राइट को नहीं माना। ओके ये माउंटबैटन लेके आया और इंडिया लेके आया है। ठीक है। थ्रू प्लेबिसाइट होगा। ओके। जो 3 जून प्लान में दिस राइट इज दिस लेफ्ट अनडिफाइंड। लेकिन क्योंकि जूनागढ़ के नवाब का हमने एक्सेप्ट कर लिया था, तो हमने प्रेसिडेंट ये बना दिया था कि रूलर डिसाइड करेगा। अच्छा You get the point? अच्छा, गॉट हाँ। इट। अब वो लेके गए हैं वहां पे एंड दे वांटेड कि पाकिस्तान को अग्रेसर डिक्लेयर किया जाए ठीक कि ये कश्मीर में इन्होंने फौजी भेज के ये वो करवाया है। तो महाराजा ने फिर जब देखा कि अब मेरे हाथ से कश्मीर ये छीन लेंगे, तो उसने फिर एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट इंडिया के साथ साइन किया। लेकिन साइन करने के बाद इंडिया टुक इट टू द यूएन, क्योंकि जंग अभी जारी थी। वहां का जो रेजोल्यूशन है, इट इज डेटेड 13th April 1948। दैट्स द की रेजोल्यूशन। उसमें यह है कि अ प्लेबिसाइट विल बी हेल्ड इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसकी क्लॉजेज आप देख लें। ठीक है सर। क्लॉज नंबर 1 है कि बोथ साइड्स विल विड्रॉ फ्रॉम कश्मीर। ओके Withdraw forces from Forces Kashmir. from Kashmir. Right. That's correct. लेकिन since India has the ये instrument of accession signed with them, they have a legal right in being in Kashmir. ओके So they will organize with enough Administrative rights. हैं. administrative rights to conduct the plebiscite. ओके लेकिन the condition is that since Pakistan has violated the princely states' independence, Pakistan will withdraw first, ओके and then India will withdraw, and then there will be a plebiscite. The ये है लॉक। first ये झगड़ा फिर भी चलता रहा इस रेजोल्यूशन के बाद। बिल्कुल ठीक है। 1st of January 1949 को सीज फायर एग्री हो गया। ओके और वो सीज फायर वही है जो आज विद द स्मॉल ऑल्टरेशन इज द लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ अब जब आप जंग में, ये पहले सीज फायर लाइन कहलाती थी। हाँ जी, ये आगरा नहीं, शिमला शिमला एग्रीमेंट के बाद ये एलओसी कहलाई। वहां पे इंडिया ने मनवा लिया पाकिस्तान को कि ऑल आर डिस्प्यूट्स विल बी डिसाइडेड बायलैटरली। ठीक है अब इंडियन कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशंस, एक और बता दूं, Sir. द यूएन रेजोल्यूशंस आर अंडर चैप्टर 6। दोज placed under chapter 6 do not have the Security Council guaranteeing
a result. It can only facilitate peace. ओके अगर वो आर्टिकल 7 चैप्टर 7 के तहत होता तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल हैज द राइट टू इंटरवीन. सो उन्होंने यूएन ने उसको रखा ही इसलिए है कि इंडिया पाकिस्तान खुद ही इसको डिसाइड करेंगे. ठीक है. सो अब ये बात है कि अब दोनों साइडों के आप देख लेना. सो फाइनली व्हाट आई एम सेइंग, आफ्टर 4 wars we have not been able to win an inch. Okay. And with both sides now armed to their teeth with nuclear weapons, Yes. is there a possibility that we can win Kashmir through war? No. Yes. So the line of control has been the de facto international border for all this while. Okay. Convert it into an open border, जैसे यूएन का है, Right. कि कश्मीरी जो उनका कश्मीर है वो उनकी टेक्निकल टेरिटरी हो, हमारा सारा कश्मीर हमारा हो, लेकिन आना जाना कश्मीरियों का ओपन हो जाए. बल्कि हम तो चाहते हैं पंजाब में भी ये बॉर्डर जो है आप पोरस कर दें. Exactly. एंड पीपल शुड लिव इन पीस इन 2 कंट्रीज. मैं तो पाकिस्तान के क्या कहते हैं फ्यूचर के हक में इसको एक द ओनली सोल्यूशन समझता हूँ. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि आप जंग के साथ अब और एक और बात है, सर. कोल्ड वॉर के ज़माने में वेस्टर्न पावर्स कभी पाकिस्तान के साथ, सोवियत, ऑल ऑफ देम आर गॉन नाउ. एवरीबॉडी इज टू द हिल्ट प्लीडिंग टू द इंडियंस के हमारे साथ आओ. अच्छा, एक तो हमारी आपने तो कोई एक पार्ट position में ही अंदर नहीं तो है. बड़ा क्लियर कर दिया था जी. कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो मैं हम डॉक टॉक्स के अंदर मुसलसल कहते रहे कि और बहुत सारे उलमा और उलमा के बच्चों ने इस, और पाकिस्तान को आपको पता है कि पाकिस्तान को इन मौलवियों ने जी. बुरे तरीके से जकड़ रखा है. ठीक है. और रहमतुल्लाह और रजी अल्लाह ताला से निकल ही नहीं रहे. इन्होंने ये तय कर दिया कि ये मैं पूछना ये जा रहा हूँ फॉर द क्लैरिटी, क्योंकि आपने जिन्ना साहब की शख्सियत के साथ बड़ा कैटेगोरिकल आइडियाज़ आपने क्लियर की. हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कायदे आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था या इट इज़ स्टेट आफ्टर थॉट है? यानी ये क्या, ये कब थॉट बनी थी? इसका बेस्ट एग्जांपल है, वो भी किताब में मैंने कोट की है. सर, डॉक्टर याकूब बंगश हमारे हिस्टोरियन है पाकिस्तानी, उन्होंने ये थिंक फेस्ट करवाया था. ठीक. वही ऑर्गेनाइजर जी, है. जी. हाँ जी. वो कहते हैं कि वो मिले साहिबजादा याकूब अली खान को जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं. याकूब अली टोल्ड हिम कि ही वाज द मिलिट्री एड टू कायदे आजम. ओके. और सैयद एहसान नेवल एड थे. दे वर बोथ यंग पीपल. ठीक है. वो कहते हैं हम एक दिन शाम को 8:30 बजे कायदे आजम को मिलने गए. तो कायदे आजम अपने पजामा में ही वाज अबाउट टू रिटायर. ठीक. तो इन्होंने Retired टू स्लीप. to sleep. हाँ. Yes. सो कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि सर इंडिया की तो कॉन्स्टिट्यूशन पे डेवलपमेंट हर रोज खबर आती है, अब ये चेंज आ रहा है, अब ये वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बात ही कोई नहीं हो रही. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू पाकिस्तान? कहते हैं कायदे आजम लुक्ड एट अस एंड देन सेड, लुक बॉयज, आई हैव बीन मेकिंग different promises to different people. ओके. he is admitted. अच्छा. जिन्ना साहब was very frank in these matters. हाँ. उन्होंने कहा ये अब सॉर्ट आउट टाइम लगेगा होने में. ओके. और I leave it to the Constituent Assembly of Pakistan to frame the constitution, which is actually the correct position. Parliamentary democracy. So it was not decided by Qaeda Azam. It is a Islamic Governor General. Republic on. नहीं, एक बात है. बात जो मैंने आर्ग्यू किया है कि पाकिस्तान लेने के लिए आप हिंदू और मुसलमान की जो डिफरेंसेस है वही बुनियाद बना सकते हैं ना. वही बना सकते. तो वही 2 नेशन थ्योरी है. अब उसकी बुनियाद पे मुसलमान आपकी लबैक करके आपके साथ आए. बिल्कुल ठीक है. जब पाकिस्तान बन गया बिल्कुल तो उनके ज़हन में तो ये मुसलमानों का मुल्क है ना. ठीक है. तो कायदे आजम की एक स्पीच है 11 अगस्त की जहां पे इस्लाम का जिक्र नहीं है. और उसी को ये सारे लेफ्टिस्ट लुफ्टिस्ट लेके कहते हैं जी जिन्ना साहब तो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे. लेकिन मुस्लिम नेशनलिस्ट जो है स्कॉलर्स, उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर ये असूल है कि माइनॉरिटीज़ को आप वेल ट्रीट करें. तो जब उन्होंने ये उमिट किया है तो ही वाज स्टिल स्पीकिंग एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट कि एक ऐसी मुस्लिम स्टेट होगी जो डेमोक्रेटिक भी होगी और जो माइनॉरिटीज़ को भी वेल ट्रीट करेगी. लेकिन वो कायदे आजम फाइनली इस बात पे अब कंक्लूड कर दिया उन्होंने कि ये मजहब की बुनियाद पर तकसीम हुआ मुल्क है. ऑब्वियसली. और तो बनता नहीं है. लॉजिक क्या कहते हैं वो? लॉजिक ही नहीं. आपने एक मुल्क को तोड़ना है,
हाँ। आपने पाकिस्तान को तोड़ना है, ठीक है। अल्लाह ना करे, हाँ। तो आप यही कहेंगे ना कि द बलोच डू नॉट वांट टू लिव विद पंजाबी ऑपरेशन। ऑफ कोर्स इज देयर अ बेटर आर्गुमेंट इफ यू वांट टू ब्रेक अप पाकिस्तान? यस। या पख्तून कहें कि हमने अफगानिस्तान का हिस्सा बन या जैसे अल्ताफ कहता था हम जनाब पंजाब बना की दें। ये नहीं करते। तो जब आपने डिवाइड करना होता है तो आप डिफरेंसेस को मैग्नीफाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं। उसमें उन्होंने फिर हाईलाइट उनका कास्ट सिस्टम किया कि हम पानी एक साथ नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते। तो देखो हिंदू और मुसलमान कब दोस्त हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये नहीं उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने आते साथ ही अनटचेबिलिटी को क्रिमिनल करार दे दिया, इक्वल राइट टू ब्राह्मण और दलित दे दिया। उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जी कि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहा हुआ। जी जी, इसका मतलब उसका एग्जांपल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टू विन द केस और टू विन द केस, हाउ विल यू विन द केस? यानी एट एनी कॉस्ट, यानी आप चाहे वो मोहब्बत आपने जीतनी है, तो आपने चाहे आप मार के जीते हैं, हाँ। जिस तरह मर्जी जीते हैं, आपने अपनी महबूबा हासिल करके रहना। दैट्स राइट। मसलन पीर साहब मानकी शरीफ ने नवंबर 1945 में, वो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी के थे, okay. लेकिन टूट के जब वो आए तो उन्होंने कायदे आजम को 5 पॉइंट्स दिए थे कि जब पाकिस्तान अगर बनेगा तो इस तरह के इस्लामी कानून होंगे। उनमें से एक शिक ये थी कि ऑल बिल्स पास बाय द नेशनल असेंबली विल गो टू द इस्लामिक काउंसिल, जैसे ईरान में है। बिल्कुल ठीक है। और वो देखेंगे कि वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है, यानी थियोक्रेसी या थियोक्रेसी। वो सारे उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए। उसके ऊपर कायदे आजम का जो जवाब है वो भी मैंने किताब में दे दिया है। उन्होंने उनकी कैटेगोरिकल नहीं माने, वो उन्होंने कहा है कि देखें पाकिस्तान जो बन रहा है उसमें 75% जो पार्लियामेंटेरियन होंगे वो तो मुसलमान होंगे। तो क्या हो सकता है कि वो शरिया के खिलाफ कोई कानून बनाए? तो आपकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी। तो पीर साहब मानकी शरीफ यहाँ पे आ गए उनके साथ। यहाँ पे उन्होंने खुली छुट्टी दे दी बरेलवी उलमा को कि आप उसमें जो पंजाब की इलेक्शन में नारे लगे हैं उसमें पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे पंजाब में लगा है। जैसे अब तक लग रहा है। जैसे लिया था हिंदुस्तान वैसे लेंगे पाकिस्तान है। ओके। और अगर आप जैसे लिया था हिंदुस्तान वैसे लेंगे पाकिस्तान, यानी कि ऐसी लड़के भी ले लेंगे। ठीक हो गया। ये बिल्कुल उसके अंदर है। ठीक। और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो मुनासिब नहीं है कि मैं बता सकूं आपको। वी शुड नॉट मेंशन, जो उन्होंने उस जमाने के जो चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दोबारा इंशाल्लाह मौका मिलेगा जी, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे विनिंग सिचुएशन में कायदे आजम ऑफ कोर्स जो पर्सनालिटी एनालिसिस, अभी आपकी सॉफ्टर साइड हम आज टच नहीं कर रहे, लेकिन थोड़े सा आप शायद टच कर भी दें। कायदे आजम जो पर्सनालिटी लगते हैं वो इन एनी केस जीतना चाहते थे। ठीक है। इस जीत के अंदर उन्होंने हमें आइडेंटिटी क्राइसिस में रखा या नहीं रखा? उनकी वजह से ये वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम कौन है? शलवार कमीज वाले हैं, हम शलवार कमीज वाले हैं, हम राइटिस्ट हैं, हम लेफ्टिस्ट हैं। इस तरह देखें हम तो मुसलमान होते हुए किसी के बर्तन में खाना नहीं खाते, लेकिन वहां जाके हमें हर चीज पसंद भी है। हम इजिप्शियन डांस भी देखना चाहते हैं, हम बेली डांसिंग भी देखना चाहते हैं, लेकिन मरना हम जो खाना हम इटली में चाहते हैं, रहना अमेरिका में चाहते हैं, जायदाद बनाना चाहते हैं, और मरना हम मदीना में चाहते हैं। अब ये सारी चीजें एक इंसान कैसे पूरे कर सकता है? या ये पूरी होगी या वो पूरी होगी। मैं कहता हूं मान लिया आप ये डरते थे कि हिंदू हमें चांस नहीं देंगे, तो चलो मुल्क तोड़ दिया आपने, लेट्स से वी ग्रांट यू द आर्गुमेंट। लेकिन क्या मुसलमान वाकई एक ऐसी कम्युनिटी थे कि उनके अंदर झगड़े नहीं है? ये तो रसूलुल्लाह की वफात पे झगड़ा पड़ गया था, हु विल सक्सीड, और वो झगड़ा आज तक शिया सुन्नी जो डिवीजन है उसका बुनियाद है। फिर सुन्नियों के अंदर बरेलवी देवबंदी को नहीं मानते। बिल्कुल। आका अलैहिस्सलाम का जसद अतर सामने पड़ा हुआ तय ये हो रहा है कि अहले बैत कौन है। हाँ। दोनों में से अहले बैत कौन है? हजरत उस्मान भी अहले बैत में नहीं आते। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ अली और फातिमा और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। ये झगड़े हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। और उसके ऊपर थ्रू आउट हिस्ट्री झगड़े होते रहे हैं, आज तक होता रहा। हाँ, बिल्कुल। मुहर्रम के उसके अनसेटल्ड मैटर्स। सो व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू गॉट पाकिस्तान बाय डिवाइडिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नहीं सर, मैं यही बात नहीं कायम करना चाहता हूं सर।
that way of thinking then becomes part of your psyche. ठीक है. You want a Pakistan for Muslims, then the question is, who is a Muslim? हाँ. ये सवाल भी तो उठता है ना फिर. Okay, who is a Muslim? हिंदू तो चला गया है, ठीक है. सिख भी चला गया है. आपने पाकिस्तान मुसलमानों के लिए लिया, वेरी गुड. बट हु इज अ मुस्लिम, ये झगड़ा तो पहले दिन से है मुसलमानों के अंदर. तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना. ये तो कई और उसी कई डिवीजन्स के अंदर है कि ये है आइडेंटिटी क्राइसिस. ये है आइडेंटिटी क्राइसिस. शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है, बरेलवी देवबंदी को काफिर कह रहा है, और तो काफिर हो गई. ये मैं सर एक टेक्निकल पॉइंट पे आ रहा हूं, वो ये कि डिमार्केशन के वक्त कायदे आज़म ने कोई तवज्जो नहीं दी इस मैटर पे कि हमें कौन सा बॉर्डर मिलना है, यानी हम एक किस्म की सिक्योरिटी स्टेट डिवाइड हो गई. जी जी. अच्छा, बाद में अयूब खान जब आते हैं और हमें इतनी बड़ी मिलिट्री की जरूरत पड़ती है, और वो पड़नी ही पड़नी थी क्योंकि जिस तरह के बॉर्डर्स हमें दिए गए हैं उसके अंदर कोई चीज़ भी हमारी तय तो है नहीं. अच्छा, आज भी पानी हमारा जो कश्मीर में उन्होंने 3 डैम्स बना दिए हैं जिसकी वजह से हमें फ्लो ऑफ वाटर जो है वो नहीं मिल रहा. पीस कायम नहीं होना. तो कायदे आजम ने उस वक्त जरा सा भी ख्याल नहीं किया कि डिमार्केशन किस तरह हो रही है, और उसके ऊपर वो प्ली नहीं ले सकते थे. हालांकि वो बहुत बड़े ये पॉलिटिकल एक्यूमेंट कैसा था, ये उनका वहां पे एब्सेंट था. हिज होल वे ऑफ अटेंडिंग टू दिस क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान वाज एज ए लॉयर. कि लॉयर जब कोर्ट में प्लीड करता है तो वो क्लेवर आर्गुमेंट इस्तेमाल करता है जिससे वो केस जीत जाए. वो केस तो उन्होंने जीत लिया, ठीक, तो उनकी लीडरशिप तो माननी पड़ेगी. मान ली, इस्लामिक कार्ड कह दिया उन्होंने, कह दिया. लेकिन तब द कोर्ट वाज प्रिजाइडेड बाय द ब्रिटिश. अब पाकिस्तान का कॉज जो है, द कोर्ट आर द मुस्लिम्स. जब आप लेके जाते हैं उनके पास पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे आपने लिया ना पाकिस्तान. बिल्कुल ऐसे. अब पता लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले एक दूसरे को भी नहीं मानते. एक यहाँ फंस गए, यानी आधे पंजाब में यहाँ तक ला इलाहा इल्लल्लाह आ रहा है, और थोड़े से पंजाब के बाद वो खालिस्तान शुरू हो जाता है, फिर सिख शुरू हो जाता है. यानी किसी भी एरिया के अंदर पूरा नहीं एरिया ले सकते. दिया. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अच्छा, इनका सब्जेक्ट ही नहीं था. कैबिनेट मिशन प्लान आई है ना, तो वहां पे 4 अप्रैल 1946 को कैबिनेट डेलीगेशन जिन्ना साहब से मिले. ठीक. और उन्होंने कहा कि आप ये बताएं हमें कि ये जो आप पाकिस्तान डिमांड कर रहे हैं, यानी ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये डिफेंसिबल कैसे होगा. अनलेस यू कैन कन्विंस अस कि ये एक ऐसी स्टेट होगी जो डिफेंसिबल भी होगी, यू लीव अस नो चॉइस बट टू लीव इंडिया यूनाइटेड. ओके. सो आई थिंक जिन्ना वाज सर्व्ड एन अल्टीमेटम. Either you accept the plan we are giving, जो कैबिनेट मिशन प्लान बनी, और go away with nothing, and everything, then Congress gets, yes, and India remains in united. अच्छा, आप कंक्लूड करेंगे सर. उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ सर, एक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लेता सर. ये सारी की सारी, ये ऑफ कोर्स मैं पूरे हमारे सुनने वाले क्योंकि बहुत यानी वो थोड़े इसलिए होते हैं क्योंकि सारी कौम जो है वो टिकटॉक पर है. सारी कौम जो है वो बिल्कुल इरेशनल हो चुकी है. पढ़ी लिखी गुफ्तगू को सारी कौम लाला के ऊपर है. खान साहब को लगता है कि वो उनके जलसे सुनने आते हैं, हालांकि वो तमाम लोग जो हैं वो उनकी जलसे में खवातीन देखने आते हैं, जो कि बुरी बात नहीं. ठीक है ना, तो अच्छी बात है. अच्छा ना, बहुत अच्छी बात. अच्छा, तो हम उनके साथ खान साहब एक पूरी खान साहब खुद से एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हुए. अभी इन्होंने रिसेंट टाइम के अंदर पंजाब का जो डिसीजन लिया और जो असम्बली तहलील करने वाला, तो उन्होंने कहा कि 45 सीटें हमारी बचती हैं वो वापस कर दो, हमने इस्तीफा नहीं देना. उन्होंने कहा इस्तीफा हमने सारा कबूल कर लिए. अब खान साहब ने ऐसा कमाल का काम किया कि 13 महीने के लिए हाथ से जो है ना वो दे दिए. अच्छा, यही यानी अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर सड़कों पे आएंगे, एजिटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन टेक्निकल लोग जो हैं वो इस टाइम पे गवर्न कर रहे हैं, माफियास बन रहे हैं, कार्टल्स बन रहे हैं, और पूरी की पूरी जो असल कानून साज असम्बली हैं वो उसके अंदर रद्दोबदल भी वही करते हैं, और बैठे हुए जो है वो जरदारी साहब का दिमाग चलता है, और 18th अमेंडमेंट भी होती है, और सारा निज़ाम भी चलता है. तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, यानी स्ट्रीट वालों, यानी आपने देखा जो नाराबाजी हो रही है और जो जलसे हो रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, और एलिट्स को उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि फाइनल जो है असम्बली में और कानून साज असम्बली में, अपर बेंच में और लोअर बेंच में बैठना तो बड़े लोगों ने है. ये तो यही हुआ है ना, पाकिस्तान जिस एलीट के लिए बना था, उस एलीट ने पाकिस्तान को
अपनी एक वो क्या कहते हैं एस्टेट समझा कि इसमें से जो भी मैं लूट मार कर सकूं वो मेरा हक है। स्टेट विद एन ई, हाँ, विद एन ई, एग्जैक्टली, कि ये मेरी जागीर है। ओके। और जब तक मैं जागीरदार हूं, आई ड्रॉ एवरी आउंस आउट ऑफ द पीपल एंड वट एवर इट इज। और वो देखें, आपको नजर आता है जब मैं यहाँ आ रहा था जी, अगर हम कारें देखें, कोई ऊपर से आके देखें, दिस शुड बी अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। द वे द रोड्स आर पैक्ड विथ ऑल द मॉडर्न व्हीकल्स एंड सो ऑन। You just leave the and main go to road expensive restaurants, cafes, and you see and they're see bustling with people. the abject poverty. अच्छा, फॉर द यूथ फाइनल। अब सर किताब तो ये मैं कहूँगा ऑडियंस को कि बिल्कुल पढ़ें, सारी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, और इसकी उसका उर्दू तर्जुमा भी आएगा, और उर्दू तर्जुमा के लिए हम वेट कर रहे हैं, जो कि उर्दू तर्जुमा सर कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको फौरी तौर पे पढ़े। उर्दू तर्जुमा जो है वो मेरे यहाँ आने से 1 महीने पहले कंप्लीट हो गया था। ओके। और उसके बाद अब कुछ भी नहीं रह गया स्वाय के वैनगार्ड वाले जो नजम सेठी हैं वो उसको पब्लिश करें। और मैंने उनसे पूछा है तो वो कहते हैं यार ये जो है ना टाइम लगता है ये वो। तब उन्होंने मुझे 3 महीने कहा था, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इन नवंबर कहा था पब्लिश कर दें। तो वी आर ऑलरेडी इन जनवरी। मैं फरवरी तक यहाँ हूँ, मार्च के मिडिल तक यहाँ हूँ। आई डू होप कि वो मेरे होते हुए सेठी साहब तो सर ये आपका ओपिनियन, ये आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, डॉक्टर साहब का भी नहीं होगा, लेकिन ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल बनता है कि सेठी साहब तो किसी को पैसे दिया ही नहीं करते और किसी का हक दिया ही नहीं उन्होंने आज तक। खैर एनीवे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। ऑफ कोर्स माय अपॉलॉजी टू यू सर, क्योंकि आपके ऑफ कोर्स दोस्त है। अच्छा, आखिरी सवाल, व्हाट इज द सॉल्यूशन, अ वे आउट टू कम आउट ऑफ द ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इससे कैसे निकलना है? ठीक है। अब मैं दोबारा यानी इतना लंबा फेरा करके अब मैं वापस वहीं पे आ रहा हूँ। हम कौन है? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमें मौलवी हो जाना चाहिए। हमें अपने मजहब के मुताबिक, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा जब दिल करे हम किसी पे भी जिहाद का ऐलान कर दें, ठीक है, ब्लॉस्मी लगा के मार दें। ठीक। किसी को अब मतलब ऑफ कोर्स हर जगह पे आप देख रहे हैं कहीं पे भी डेमोक्रेसी तो कंप्लीट फेल हो चुकी है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर भी जो है वो मौरूसियत है और वहाँ के जो पार्टी हेड्स हैं वो बेताज बादशाह, डायनेस्टिक, बल्कि माफिया हेड हैं, वो गॉडफादर्स हैं। सो ये जितने भी पार्टीज हैं वो गॉडफादर हैं, इसलिए क्योंकि उनकी पुलिस, उनकी आईजी, उनका फलां सब कुछ उन्हीं का होता है। ठीक है। हम हैं कौन? ये तो बड़ी तेजी से मैं आपको नंबर बता दूं तो लाखों की तादाद में, चाहे वो पढ़े या नहीं पढ़े, और मैक्सिमम जो लाइक बचे हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, वो सब लोग बाहर जा चुके हैं और वो सब लोग जा रहे हैं। इनको चले जाना चाहिए क्योंकि बुरी तरीके का आइडेंटिटी क्राइसिस है। जो पाकिस्तान में आप जो देख रहे हैं ये वो है कि जिन्होंने ज़राई ज़मीनें बेच के सोसाइटीज़ बनाई हैं और धड़ाधड़ यानी बेईमानी, करप्शन, और ये सिर्फ एलीट का काम नहीं रह गया। यानी एक गरीब आदमी भी जाते हुए मर्सिडीज के ऊपर किसी को देख लेता है और बुरी तरीके से लाइन मार के जाता है, और उसे जब पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि एदे कुल क्यों है, मेरे कुल कोई नहीं। अच्छा, एक और भी मसला है सर, उसमें वो ये कहते हैं कि एक आदमी था वो लेकर जा रहा था दूध का डब्बा और उसे किसी की बड़ी महंगी गाड़ी में ठोक दिया। उसने कहा कि की ये पींच देता है सारा। कहता है बाबा जी ना नाराज ना हो, जे ऐसा नुकसान है तो डब्बा मेरा भी पीछे है। ठीक है। सो ये इक्वालिटी है। अच्छा, अब सर गुस्सा आने लग गया गरीब को, और सड़कों के ऊपर आप कहीं चले जाएं, आप एयरपोर्ट्स के ऊपर देख लें, यहाँ पर आपके आर्गुमेंट को कोई बाय करने को तैयार नहीं। अच्छा, मौलवी इतने ज्यादा सवार हो चुके हैं जहनों के ऊपर कि वो किसी के मुताबिक, अब ये भी खान साहब का आप देख लें, आप खान साहब को कोई बात आप कर देंगे तो ये सारे जत्था होकर ये आपकी जो, क्योंकि जो यूथ है, क्योंकि ना पढ़ी, ना किताबें पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, ना कुरान मजीद पढ़ा, दुनिया की ना हदीस पढ़ी, जो है ना वो अच्छा उठा करके मत नहीं, ये फैसला वही वाला यानी एर्तुगरुल गाजी बने में मैं हैरान हूँ सर। ये एर्तुगरुल का जो ड्रामा था वो टर्की में नहीं देखा गया, पाकिस्तान की सारी कौम ने देखा है, और उन्होंने तलवारें भी ले ली हैं और चाकू भी ले लिए, और वो फैसला वहीं पर देर एंड देन करते हैं। तो
हम कौन है सर, आखिरी सवाल। एंड हाउ टू करेक्ट इट? देखें जी, सारी दुनिया में खून खराबी हुई है, मजहबी बुनियादों पे लोगों के साथ जुल्म भी हुआ है हिस्ट्री में, स्लेवरी भी हुई है, लेकिन दुनिया ने इन सारी ज्यादतियों के बाद जो फैसला किया है वो ये है कि एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हर एक के कुछ हकूक होने चाहिए, उसका मजहब, उसकी नस्ल, उसकी शक्ल सूरत, उसका रंग जो है वो इत्तफाक है। Okay. लेकिन एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल द सेम। वही खून, वही वाली बातें सारी हैं। इस असूल को लेके अगर हम पाकिस्तान के अंदर अपने सारे अवाम को उसमें इंक्लूड कर लें अमंग द बेनिफिशरीज, तो ये जो लूट मार का निज़ाम है इसको गिव अप करना पड़ेगा। हमारा डिफेंस पे इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है उसको आप ड्रेस्टिकली स्लैश कर सकते हैं अगर आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज अपने रिलेशंस कर लें। तो आपके वहां से जो रिलीज होंगे फंड्स वो देन यू कैन डायरेक्ट टू द रिवाइवल ऑफ योर इंडस्ट्री। देखिए बट सर ये खान साहब अभी क्योंकि खान साहब का छोड़े, मैं आखिरी पॉलिटिक्स क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई ना अच्छा। सर। इस टाइम पे बहुत पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट एजिटेशन है। मैं इकोनॉमिक्स नंबर बताना शुरू करूं तो तकरीबन 1,677 अरब हमने जो है सिर्फ सर्कुलर डेट देना है। अच्छा, हमारे डेट्स की तादाद आप देख लें, हमारे पास रिजर्व तकरीबन 4.3 बिलियन के रह गए, जिसमें से $3 बिलियन जो है वो सऊदीया का डिपॉजिट। सो डिपॉजिटेड मनी है, एक्चुअली हम डिफॉल्ट नहीं, हम तबाह हो चुके हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं। अच्छा, कायदे आजम ने पहले ही कहा था हम रशियन स्टेट नहीं बन सकते। अमेरिका हमें हार्ड कैश देता है, और बेसिकली एक बड़े ज़बरदस्त यहाँ रिसेंट टाइम में जनरल शमरेज सालिक ने बल्कि अपने PhD थीसिस में भी ये कह दिया था कि हम किराए के कातिल हैं। कहा? हाँ, ये लफ्ज़ बोला कहा है? जनरल शमरेज सालिक ने। चलो शुक्र है, तो आई एम नॉट द ओनली वन। हम किराए, हमारा मुल्क जो है वो किराए का कातिल है, हमें जिस मुल्क की तरफ भेजोगे हम कोटाएंगे। बिल्कुल। ये कौम बनेगी, ये कौम है, ये हम हजूम है, हम कौन है, या कोई रास्ता निकल? बात ये है कि अगर मेरे पास ये हल होता तो एक किताब मैंने वो भी लिख दी होती कि ये हल है, क्योंकि वो हल इतना दुनिया में एक्सेप्ट हो चुका है, इनको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। फिर मुझे आपका जो आखिरी कंक्लूजन, ये अच्छी बात है कि वो बड़ी मजेदार मौजूद है, वो सिर्फ एक्सेप्ट करना है। अच्छा, ये बात ये है सर कि अपने इलाके में नॉर्मल रिलेशंस, पाकिस्तान के अंदर जो ये सेक्टेरियन, मैं एक और मेरा आज बल्कि बहुत अच्छा आपने मुझे याद दिला दिया है, मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि अगर ये मुसलमानों का मुल्क है और है तो मस्जिद जो है स्टेट से दूर क्यों है? जिस तरह टर्की के अंदर यू टेक ओवर ऑल द मॉस्क, एग्जैक्टली, जो मौलवी है वो स्टेट का एम्प्लॉय हो, वो एक खुतबा पढ़े जो स्टेट इशू करे, एग्जैक्टली, और उसके अंदर स्टेट से फिर पता लगेगा ये क्या चाहते हैं। मानेंगे ही नहीं, पॉसिबल नहीं। बात तो सुनो, जे मान लें। अच्छा, सऊदी अरेबिया में यही होता है जिसको ये मानते हैं, ईरान में भी यही होता है। तो ज़्यादा कर लेंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो ताकत भी सी। वो खैर उन्हें ना कीता उन्हें, लेकिन टर्की जो एक सेकुलर है, तीनों के जो है ना कि मस्जिद जो है, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है, वो स्टेट के ऑर्डर से चलेगा, और मौलवी जो है वो शिया भी हो, वो सुन्नी भी हो, वो बरेलवी भी हो, वो देवबंदी भी हो अपनी अपनी मस्जिद में, लेकिन दे शुड बी फॉरबिडन टू मेक एनी सेक्टेरियन कमेंट्स। वो फतवा एक ही सारे पढ़े, और वो फतवा स्टेट की जो मिनिस्ट्री है। अच्छा, स्टेट की ताकत तो मुझे समझ आ गई, लेकिन कंक्लूजन जो है ना मैं लेना चाहता हूं, वो बड़ा मजेदार था, वो बड़े मजेदार था सर, से ही ले रहा हूँ। कायदे आजम ने जब उनसे मुलाकात की, जो अपने उनके राइट मैन थे, कि मैं उसको भी अलग अलग बातें कर चुका हूँ, यानी इन्हें केस उन्होंने की। वो इंटरेस्टिंग बात मुझे सर एंड पे रिजल्ट वही लग रहा है कि हमने सबको उसको भी अलग अलग वाइंड अप तो करना है ना। अब वाइंड अप करने का तरीका ये है कि जहां से ये डिविजन्स आती हैं वो तो सेक्टेरियन है ना, और सब सेक्टेरियन है। मैं कहता हूँ स्टेट उनको ओवरटेक कर ले, उनको सब मसाजिद को डेमोक्रेसी और मिलिट्री doesn't matter, democracy can be suspended for a while. Okay, excellent idea. You can educate people into democracy. Excellent idea. So the idea is first, who initiated first sir? कौन करे इनिशिएट, कौन करे? ये तो आपकी स्टेट ही करे, आपकी आर्मी करे, जिसके पास पावर है। Yes. मैं तो ये कहता हूँ कि टेक ओवर ऑल द मसाजिद, शिया सुन्नी मसाजिद, आप सब शियों और सुन्नियों
मुसलमान तो मानते हैं ना, बिल्कुल फिर उनकी जो डिवीजन्स हैं उनको भी मानते हैं, और फिर डेमोक्रेसी का रास्ता शुरू किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता जैसे अयूब खान के दौर में शुरू भी हुआ था ओके कि एक टीयर्ड इलेक्शन होता था प्रेसिडेंट का। ये अब अयूब खान को गालियां देना का रिवाज जो है ना, ये भी इट इज वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस है। जी जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बेस्ट दौर नॉट इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी कभी थी नहीं, एक दिन कभी इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं कराया, कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की। तो जब मिलिट्री कू हो गया तो मैं उसका 11 साल का था, ये लाहौर टेम्पल रोड पे, मुझे याद है लोग लुटियां पा रहे सन जी कि शुक्र है पाकिस्तान बच जाएगा, तो दे वेलकम द आर्मी। और शुरू के सालों में अयूब खान ने फैंटास्टिक चेंजेस लाए हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, और उन्होंने मुस्लिम फैमिली लॉज लाए, जिसमें जो उन्होंने तरमीम की वो मुसलमानों के हक में है, सेंट्रलाइज स्टेट आइडिया, एक्सीलेंट। औरतों की मैरिज एज उन्होंने 16 की तो मौलवी शोर मचा रहे थे। उन्होंने मल्टीपल मैरिजेस को बैन नहीं किया, लेकिन कहा कि दूसरी जब तुम शादी करो तो पहली बीवी से इजाजत लो या उसे तलाक दो, और ये रजिस्टर होगी विद द यूनियन काउंसिल। ओके, अब उसमें ये होता है स्टेट लॉज बना दिए, वो इससे होता है कि व्हेन यू डिवोर्स यू मैरी प्राइवेटली, आप जो मर्जी करते रहे, जब वो पब्लिक में महल्ले में आ जाती है तो देन यू आर अंडर अ स्ट्रेन। उसमें ये भी है कि ट्राई 4 महीने के ये दोबारा इकट्ठे हो जाए कि फैमिली ब्रेकअप ना हो। ठीक है। तीसरा असूल जो है, जो सुन्नियों में है शियों में नहीं है, वो ये है कि आई एम अ ग्रैंडफादर, लेट्स से आई हैव 4-5 चिल्ड्रन एंड देन आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, सुन्नी लॉ के मुताबिक अगर मेरा कोई बेटा एक मर जाता है ना, तो मेरी प्रॉपर्टी जब होगी डिवाइड तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं मिलेगी, वो मेरे बेटे जो जिंदा हैं और बेटी उसको मिलेगी। ठीक ठीक ठीक। तो इस लॉ को भी उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर गरीब के और मासूम के राइट्स जो है ना वो अव्वल है। ओके, तो दिस लॉ इज नॉट फ्रॉम द कुरान, दिस इज ओनली वो जो है फिका क्या लॉ है। ओके, तो वी पुट इट असाइड। उस दिन से अब यतीम बच्चों को भी राइट मिलता है। ये सब अयूब खान के दौर में हुआ। एक्सीलेंट। तो मैं इसके हक में बोलने में मुझे बहुत अच्छा सर। इसका अभी तो वी आर नॉट हियर डिबेटिंग लेफ्ट एंड राइट थिंग्स। आई वुड गिव एग्जांपल। मेरी सर अभी भी भूख खत्म नहीं हुई सर से हमने एक सर मैं इसलिए चाह रहा था आपसे, मैंने जब ये 1 घंटे का हमारा हो गया था सेशन, व्हाट आई वाज, मैं देखिए मेरे माइंड में इतने सवाल आ रहे हैं, मैं बीन वेरी अटेंटिवली लिसनिंग टू बोथ ऑफ यू। एक सिर्फ वो जो डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन रेज किया आपके साथ, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें हेनरी किसिंजर साहब से किसी ने पूछा था कि इंडिया पाकिस्तान का मसला क्या है, उन्होंने कहा पाकिस्तान का मसला है आइडेंटिटी क्राइसिस। द मिनट यू स्टॉप थिंकिंग इन रिलेशन टू इंडिया कि उन्होंने ऐप बना लिया वी आर नॉट इंडियंस, ये आइडेंटिटी तो नहीं है, ये ठीक है ना जी। यू से वी आर पाकिस्तान, मतलब अब 75 साल हो गए एंड वी आर पाकिस्तानी। मैं जब इंडिया जाता हूँ, दे नो आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम अ पाकिस्तानी। रात में वो मुगल आजम की कहानी सुन रहा था, उसके ऊपर वो कौन थे वो मेरे बड़े फेवरेट है एनडीटीवी पे, रविश कुमार। हाँ रविश कुमार, वो कितना खूबसूरत बोलते हैं। वो कहानी सुना रहे थे मुगल आजम की, तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे फाइनेंसर थे उसके, मुगल आजम के प्रोड्यूसर जो थे, तो वो वहाँ पे 2-2 मील की लाइनें लगी हुई थी और पाकिस्तान से लोग जा रहे थे देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि, और वहाँ पे आते हैं कि जो ब्लैक हो रही थी टिकट, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से आ रहे हैं लोग, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि यहाँ पे आके इतना खर्चा करके आ रहे हैं, तो ये टिकट भी ब्लैक में। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान से जो आएगा वो अपना पासपोर्ट दिखा के वो अंदर बैठेगा, उसको टिकट अलहदा दी जाएगी, लाइन में लग के नहीं। यकीन करें ये रवैये थे हमारे। सोचना ये सर कि ये रवैये क्यों बदल गए? नहीं, ये बदले तो हैं, वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था कि ये एक हिंदू स्टेट बने। ओके, नेवर। अच्छा, वो एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, एक नया एग्जाम्पल हिस्ट्री में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो क्योंकि पार्टीशन हो गई वहां पे, फिर हिंदुओं ने कहा कि अगर मुसलमान चाहते थे पाकिस्तान बनाना तो यहाँ पे क्यों मुसलमान है, इन्हों निकालो। उनको निकालने नहीं दिया, और गांधी जी को उन्होंने कत्ल भी कर दिया इसी बुनियाद पे कि वो कहते थे कि जो मुसलमान यहाँ रह गए हैं उनको इक्वल राइट्स हो हिंदुओं के साथ, सबके साथ, और जो पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपया रोका हुआ है आपने वो उन्हें दें। तो जब उन्होंने
ये डिमांड की और मरण भक्त किया, तब उनको आके ये जो है नथुराम गॉडसे और उसके क्लिक ने मारा। अच्छा, मारा भी एक हिंदू ने आपकी है। बातों में सर मुझे एक और भी पता चला है कि हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फिक्शन में, जिस तरीके से मैं अभी की पॉलिटिक्स पे भी बात करता हूँ, तो हम फिक्शन में रियलिटी में नहीं है। बिल्कुल ही नहीं और है। रियलिटी में ना रहने की वजह से हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल। यानी आप ये देखें सर, मैं एक रिजल्ट कहता हूँ कि पाकिस्तान को आपने दोबारा से रीशफल करना है, बेशक 4 मार्शल लॉ लगे, ठीक है, या 3 लगे, मैं फिर यही मेरे पास आइडिया, अब आपने देख लिए आपकी डेमोक्रेसीज बुरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, नहीं समझ आ रही उन्होंने पार्टी रखनी है नहीं रखनी है, इंटरम गवर्नमेंट लेकर आनी है, इंटरम गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी चलाएगी या क्या चलाएगी। आपके पास एक ही सोल्यूशन है, फिर एक दफा दोबारा मिलिट्री के पास जाने का, यानी स्टेट के पास, और दोबारा से वही जब आपने अयूब खान से लेकर तमाम स्टेट लॉज की बात की है, उसको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा विद डंडा। हाँ, और मौलवियों की पावर को ब्रेक करने के लिए एक ही तरीका है सर, मेक देम स्टेट एम्प्लॉयज बाउंड बाय द सेम लॉज एज ऑल एम्प्लॉयज आर, that you cannot use the public office to preach hatred. This is the solution. I think this is where we are stopping. इसको मैं रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि इसे कंक्लूड किया जाए। ये जिस तरह गुफ्तगू हुई है, मेरे ख्याल है अगर आप लोग इसको यहाँ तक सुनेंगे जहाँ तक हम आज पहुँचे हैं, तो आपको बहुत बातें समझ आ जाएंगी। बातों का समझ आ जाना ज़रूरी है, उन्हें कंक्लूड करके उसका कोई ऐसा रिजल्ट देना ज़रूरी नहीं है। सो बाकी मैं इसका कोई अब क्या कंक्लूजन दूं। कंक्लूड तो मामलात आपके सामने हो गए हैं। जो अभी सारी गुफ्तगू का निचोड़ है वो ये है कि हमारा एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। जो हुआ सो हुआ, पिछली बातें वो तो आप किताब पढ़ेंगे वो आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसको एड्रेस करना है और इसको एड्रेस इसी तरह किया जा सकता है। हल मौजूद है, सिर्फ उन्हें कबूल करने की देर है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और ये इसको हम पहला हिस्सा समझेंगे अपनी गुफ्तगू का। आप यहाँ पे हैं और हम ये नहीं चाहते कि ये अनदर सेशन, मैक्सिमम जितने सेशन होंगे भी आप मुझे ले आए और मुझे छोड़ आए। ओह, विल बी हैप्पी टू। प्लेजर सर, प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।